सर कंप्यूटर वर्ल्ड में तो बहुत सारे फाइल एक्सटेंशन हैं, इन सब के बारे में जानेंगे कैसे, इन सब का फॉरेंसिक करेंगे कैसे, जानेंगे इस मॉड्यूल में। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ द कोर्स। तो गाइस, इस लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम फाइल सिग्नेचर एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। फाइल सिग्नेचर एनालिसिस कब परफॉर्म किया जाता है? जिस टाइम पे हमने कोई एविडेंस एक्वायर करा हो, दैन हमने डेटा रिकवरी करी हो एंड हमें कुछ फाइल्स मिली हो जिनका एक्सटेंशन हमारा सॉफ्टवेयर फाइंड नहीं कर पा रहा है या आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, या फिर हमारी फाइल्स जो है करप्टेड हैं, या हो सकता है उसे इंटेंशनली करप्ट किया गया हो, उसका हेडर चेंज करके, या फिर हो सकता है कि उसके अंदर उसका फाइल को ज़बरदस्ती कुछ एक्स्ट्रा डेटा डाला हो जिस वजह से फाइल जो है करप्ट हो गई हो। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम फाइल सिग्नेचर जो होते हैं, हर फाइल का एक फाइल सिग्नेचर होता है, एक्सटेंशन का एक फाइल सिग्नेचर होता है, उसके थ्रू एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास करप्टेड एविडेंस फाइल नाम से एक फोल्डर है एंड इसके अंदर 4 फाइल्स हैं जो कि करप्ट हो चुकी हैं, जो कि ओपन नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे सिंपली एक हेक्स एडिटर की मदद से डिजिटल फाइल सिग्नेचर्स को चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके से इन फाइल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनका ओरिजिनल एक्सटेंशन आखिर था क्या। तो ये करने के लिए आपको एक हेक्स एडिटर प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो हम सिंपली ब्राउजर को ओपन करेंगे एंड हम यहाँ पे लिखेंगे HXD हेक्स एडिटर। तो ये काफ़ी अच्छा एक हेक्स एडिटर सॉफ्टवेयर है एंड मोर ओवर सबसे बढ़िया बात है कि फ्री है। यहाँ पे आगे आपने सिंपली फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक कर देना है जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद आपने सिंपली प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है एंड देन सिंपली स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपने करना है डाउनलोड पेज पे क्लिक। देन यहाँ से आप कोई भी सर्वर सिलेक्ट कर सकते हैं, HTTP प्रोटोकॉल पे डाउनलोड करता है एंड यहाँ सिंपली आप सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, उसके अंदर सिर्फ एक फाइल है, वो है सेटअप फाइल। तो आपने सिंपली इसको स्टार्ट करके एंड नेक्स्ट करते रहना है। इंस्टॉलेशन वेरी सिंपल है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे जो HXD एडिटर है वो उसे हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 2-3 हेक्स एडिटर पड़े हुए हैं, तो मैं HXD का यूज़ करूँगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इस वेबसाइट का लिंक दे रखा है। यहाँ पे आपके मेजॉरिटी फाइल सिग्नेचर्स की टेबल यहाँ पे दे रखी है, यानी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो हमारा सिग्नेचर है वो एक्चुअली में है क्या, या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सिग्नेचर जो हमें मिला है ये एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पे सिंपली इसको मिनिमाइज़ करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 4 फाइल्स हैं। तो मैं या तो राइट क्लिक करूँगा एंड सिंपली क्लिक कर सकता हूँ ओपन विद HXD, या फिर मैंने यहाँ पे हमारे हेक्स एडिटर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं हेक्स एडिटर दिखा रहा है कि इसके अंदर कुछ डेटा है। तो हमने सिंपली क्या करना है, इसके स्टार्टिंग का जो डेटा है, जो स्टार्टिंग की सबसे पहली स्ट्रिंग है उसे हमें कॉपी करना है, जो हेक्स स्ट्रिंग है। एंड यहाँ पे सिंपली वेबसाइट पे आना है, Ctrl+F करेंगे फाइंड के लिए एंड Ctrl+V कर देंगे, सिग्नेचर को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिग्नेचर को पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है बैक स्पेस करना। तो बैक स्पेस करने से जो भी एक्स्ट्रा वैल्यूज़ होंगी वो रिमूव हो जानी है एंड जैसे ही इसे कोई रिजल्ट मिलेगा तो ये हमें वहाँ पे लेकर के चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे को अब एक रिजल्ट मिला है एंड यहाँ पे सिग्नेचर एग्जैक्ट मैच हो रहा है RTF फाइल .rtf, यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल। तो ये एक हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपली जाएंगे एंड इसको रीनेम करके .rtf बना देंगे। यहाँ पे हमारी फाइल ऑलरेडी वर्ड से एसोसिएट हो गई है। सिंपली हम यहाँ से डबल क्लिक करेंगे। ये वर्ड हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग फाइल होता है उसके अंदर हमारा एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सब लोग जानते हैं इसके बारे में, वहाँ पे ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डेटा नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर हम हमारे हेक्स एडिटर में जाते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इसके अंदर डेटा है। तो हम यहाँ से सिंपली मिनिमाइज़ कर देंगे, यहाँ से हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे एंड यहाँ पे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम Ctrl+A कर सकते हैं सिलेक्ट ऑल के लिए। तो आप देख सकते हैं इसने कुछ डेटा सिलेक्ट किया लेकिन वो विजिबल नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली उसका कलर चेंज करके देख सकते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैव कंप्लीटेड द चैलेंज नंबर 1 लिख के यहाँ पे आ गया है। तो गाइज ये एक क्राफ्टेड एविडेंस है, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली हम फाइल को सेव कर सकते हैं, अगर सेव करना है तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। सो ऑलराइट, हमने हमारी पहली फाइल को आइडेंटिफाई कर लिया है। हमारी पहली फाइल थी .rtf एंड हमने उसको कम्प्लीटली चेक भी कर लिया, एनालाइज भी कर लिया कि उसके अंदर कुछ एविडेंस है या नहीं है। अब बारी आती है हमारी सेकेंड फाइल की। यहाँ पे सिंपली HXD को ओपन करेंगे। तो इस फाइल को आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं एंड यहाँ पे हमारा जो दूसरा फाइल है उसको हम HXD में ओपन करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन विद HXD कर देंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी HXD के अंदर ये फाइल ओपन हो गई है, यानी हेक्स एडिटर के अंदर ये ओपन हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा डेटा हमें शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिकोडेड टेक्स्ट में दिखा रहा है सेव्ड बाय विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 एंड यहाँ पे थोड़ा सा डेटा दिखा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं बता रहा है। तो हम दोबारा से सेम चीज़ करेंगे। स्टार्टिंग में इसका जो हेडर सिग्नेचर है उसको कॉपी करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, फाइंड वाले टैब के अंदर सिग्नेचर को पेस्ट करेंगे, देन बैक स्पेस करना स्टार्ट करेंगे एंड वेट करेंगे जब तक ये किसी सिग्नेचर को हिट ना कर दे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्ट सिग्नेचर मैच आया है, वो है हमारा .eml फाइल। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम जाएंगे एंड इसको हम .eml फाइल में रीनेम कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटलुक से एसोसिएट हो गई है। इस फाइल को हम नेक्स्ट लेक्चर में एनालाइज करेंगे, वो ईमेल फॉरेंसिक का पार्ट है। फॉर नाउ हम अपनी फाइल नंबर 3 पे आते हैं। तो अब फाइल नंबर 3 पे क्लिक करेंगे एंड ओपन विद HXD करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फाइल ओपन हो गया एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा डेटा इस फाइल के अंदर भी दिखा रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमें दिखा दिया doctype.html। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हिंट तो यही मिल गया है कि एक HTML फाइल है, लेकिन हम क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, डबल चेक करने के लिए दोबारा से इसके हेडर्स को जो है कॉपी करेंगे एंड यहाँ से सिंपली सिग्नेचर को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दोबारा से बैकस्पेस करना स्टार्ट करेंगे एंड वेट करेंगे जब तक ये कोई सिग्नेचर को आइडेंटिफाई ना कर ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने एक सिग्नेचर को आइडेंटिफाई करा है, जो कि हमारी थंडरबर्ड की फाइल है, यानी MSF फाइल है, हमारी मोजिला थंडरबर्ड की फाइल है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, ये मिडल में आ रहा है, ये स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है। अगर हम एक्सेलेटर में जाएं तो 3C21 हमारा स्टार्टिंग में है, दैट मीन्स ये गलत सिग्नेचर है। तो हम दूसरा रिजल्ट देखते हैं अगर है को। तो यहाँ पे हमारा एक और रिजल्ट दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट सिग्नेचर दिखा रहा है एंड यहाँ पे हमें फाइल टाइप दे रहा है DCI AOL HTML मेल फाइल। तो ये हमारी कोई भी तीनों में से एक फाइल हो सकती है। तो हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे, इसको रीनेम करके .html में रीनेम कर देंगे एंड मैं राइट क्लिक करके इसके यहाँ पे सिंपली अपने गूगल क्रोम के साथ ओपन कर लूँगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल सी एक HTML फाइल है। इसके अंदर हम एनालाइज कर सकते हैं अगर हमें कुछ सस्पिशियस डेटा मिलता है या नहीं। हो सकता है ये किसी वेबसाइट की हमने क्वेरिंग करी हो तो उसके एक HTML फाइल है। तो आप देख सकते हैं सारा डेटा वगैरह विजिबल है एंड फर्दर हम कोई भी एनालिसिस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर दूंगा एंड अब हम आ जाते हैं हमारी 4th फाइल पे। तो इसे हम सिंपली दोबारा से वही करेंगे, अपने HXD यानी हेक्स एडिटर में ओपन करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डिकोडेड टेक्स्ट हमारा ज़्यादा कुछ हेल्प कर नहीं रहा है, सब कुछ जिब्रिश दिख रहा है। तो अगेन सेम प्रोसीजर, हम यहाँ से सिंपली इसका डिजिटल जो हमारा सिग्नेचर है उसको कॉपी कर लेंगे, फाइल सिग्नेचर जैसे हम बोलते हैं। हमने इसे कॉपी किया एंड देन यहाँ पे हमने सिंपली इसको पेस्ट कर दिया। अगेन हम बैक स्पेस करेंगे एंड देखेंगे कोई सिग्नेचर से मैच होता है या नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक एग्जैक्ट मैच आया है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि इसने हमें काफ़ी सारे फॉर्मेट दे दिए कि .doc भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है, PPS, PPXT, PPT कुछ भी हो सकता है। तो यह हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ से इसकी कॉपीज़ बना सकते हैं। जैसे फाइल 04 है तो इसको पेस्ट कर दिया, इसकी एक कॉपी बन गई, एक कॉपी और बना ली एंड एक कॉपी मैंने और बना ली। टोटल मैंने 4 कॉपीज़ बना ली एंड मैं चारों के अलग अलग एक्सटेंशन रख सकता हूँ। एक को DOC यानी डॉक फाइल कर दिया, एक को PPT या PPTX कर दिया एंड दूसरी को मैं कुछ और एक्सटेंशन दे सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि उसने क्या दिया था। तो डॉट फाइल दे रहा है, PPS दे रहा है, एक्सेल फाइल भी दे रहा है, तो हम इसको यहाँ पे एक्सेल कर लेते हैं .xls या XLS। ये देख सकते हैं हमारी एक्सेल फाइल में एसोसिएट हो गया है। दोबारा हम देख लेते हैं XLA या XLS दिया हुआ है एंड हमारा लास्ट फॉर्मेट है wiz.wiz, ठीक है, WIZ। तो यहाँ पे हमारे सामने देख सकते हैं कि ये हमने 4 फाइल्स यहाँ पे क्रिएट कर ली हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो मैं एक्सेल फाइल से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बोल रहा है कि एक इनवैलिड फॉर्मेट है, दैट मीन्स ये फाइल हमारी एक्सेल की फाइल नहीं है। यहाँ से हम एक्सेल को क्लोज कर देंगे। देन मैं यहाँ से जा सकता हूँ हमारी विज फाइल में। तो मैं इसे सिंपली ओपन करूँगा, ये हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल दिखा रहा है यहाँ पे, ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने हमें यहाँ पे कुछ डेटा शो किया है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल A कर सकते हैं सिलेक्ट ऑल के लिए, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं एंड साथ के साथ आप कलर चेंज कर सकते हैं देखने के लिए कि कोई हिडन डेटा है या नहीं। ना सिंपली इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट हम PPT फाइल को भी चेक करेंगे ये देखने के लिए कि PPT के अंदर ये हमें कोई डिफरेंशिएशन तो नहीं दे रहा है, कभी किसी दूसरे तरीके से आउटपुट तो नहीं दे रहा है, या फिर हो सकता है कि किसी अलग तरीके से डेटा यहाँ पे इंटरप्रेट हो रहा हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं करप्टेड बता रहा है। तो ये भी एक फाइल हमारी PPT की फाइल नहीं है। तो सिंपली यहाँ से क्लोज कर देंगे। देन एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह से हम ओपन करेंगे, ये भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन होगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें सेम डेटा दिखाया है जो हमारी .viz फाइल में इसको दिखाया था। तो हम सिंपली दोबारा से सेम चीज़ कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं इसका एंड हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा डेटा नहीं। तो यहाँ पे सिंपली अब हम इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइस। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप
फाइल सिग्नेचर एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। हेक्स एडिटर का क्या काम होता है डेटा रिकवरी में या फिर हमारे डिजिटल फॉरेंसिक्स में, वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे ईमेल फॉरेंसिक के बारे में। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ द कोर्स। सो गाइस, इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि ईमेल फॉरेंसिक किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। अगर हमें किसी सिस्टम के अंदर ईएमएल या एक्सएमएल फाइल्स मिलती हैं, ऐसी फाइल्स मिलती हैं जो हमारे ईमेल क्लाइंट से एसोसिएटेड होती हैं, तो उनको हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ईएमएल फाइल है, ये हमने लास्ट लेक्चर में आइडेंटिफाई करी थी, एक करप्टेड फाइल थी, ये हमने लास्ट लेक्चर में आइडेंटिफाई करी थी। तो यहाँ पे आउटलुक में ओपन हो रही है, तो हम ऐसे सिंपली डबल क्लिक करके आउटलुक में ओपन कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का डेटा ये जो है हमें शो करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें इसने काफ़ी सारे अटैचमेंट दिखाए हैं, तो यहाँ से हम सिंपली सेव ऑल अटैचमेंट कर सकते हैं एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका कोई एक्सटेंशन नहीं है। तो यहाँ पे फर्दर हम दोबारा से फाइल सिग्नेचर एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। डिटेल एनालिसिस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सिस टूल एक कंपनी है, उसका एक ईएमएल व्यूअर नाम का सॉफ्टवेयर है, वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप फ्री ईएमएल व्यूअर नाम के एक सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है एंड काफ़ी सिमिलर दिखते हैं दोनों। तो यहाँ पे इसे सिंपली राइट क्लिक करेंगे एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। हमारे सामने एक यूएसी स्क्रीन आएगी, उस पर हमने सिंपली येस पे क्लिक करना है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा ईएमएल व्यूअर जो ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे है, तो हम सिंपली यहाँ पे डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे फोल्डर दिखा रहा है एंड यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे इसको सर्च करने देंगे। इसने ऑटोमेटिक सर्च कर लिया है, डिटेक्ट कर लिया है हमारी ईएमएल फाइल को। तो यहाँ पे हम फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल मेल व्यू, तो मेल आपको किस तरीके से दिखेगी। तो यहाँ पे उसने दिखा रखा है अटैचमेंट्स हैं, देन सब्जेक्ट क्या था, ब्लैक बोर्ड लर्न था, किसको भेजी जा रही थी, कहाँ से भेजी जा रही थी, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसकी एक्स वैल्यूज़ भी यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। देन आप इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं कि एक्चुअली में ईमेल था क्या। मैसेज हेडर आप देख सकते हैं, देन आप हेडर एनालिसिस भी कर सकते हैं। साथ के साथ आप इसकी फर्दर एनालिसिस के लिए HTML व्यूअर भी देख सकते हैं। इसका HTML डेटा जो होता है इसका, यानी कि एक हमारी ईमेल फाइल HTML के अंदर किस तरीके से दिखेगी। आप इसके अंदर साथ के साथ अटैचमेंट्स को डिफरेंटली देख सकते हैं, मतलब सेपरेटली देख सकते हैं एंड यहाँ पे हमें अटैचमेंट्स के प्रीव्यू मिल जाएंगे बिना ओपन करे। तो हम देख सकते हैं कि अटैचमेंट्स के अंदर आखिर क्या था। यहाँ से हमने स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे हमें अटैचमेंट दे रखे हैं। साइज़ दिख रहा है यहाँ पे, तो जो हो सकता है सबसे ज़्यादा बड़ा साइज़ हो, मैं वो इंटरेस्ट कर रहा था, हम उस पर डबल क्लिक करेंगे। देन इसको हम देख सकते हैं कि HTML फाइल है, CSS फाइल है, तो उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं एंड देन यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे। ऑलराइट, देन यहाँ से हमारा कोई भी टेक्स्ट एडिटर हम जो है ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मेरा फेवरेट टेक्स्ट एडिटर सबलाइम है, तो मैं ऐसे सबलाइम टेक्स्ट को ओपन कर सकता हूँ। यहाँ से मैं नए एक फ़ाइल बनाता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं फर्दर एनालिसिस में देख सकता हूँ कि ये मुझे एक HTML फाइल नज़र आ रही है, कि ये जो पर्टिकुलर एक फ़ाइल है ये एक HTML फाइल है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली यहाँ से Ctrl+S करूँगा सेव करने के लिए। देन मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे सेव कर सकता हूँ, जैसे कि evidence.html। ओके, अब ऐसे सेव कर देंगे एंड हम देखेंगे कि हमें किस तरीके का प्रीव्यू देता है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम कर लूँगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें किस टाइप का कुछ दे रहा है, प्रीव्यू दे रहा है। तो यहाँ पे हमें सिंपली कोड लिखा मिल रहा था, हो सकता है एक प्लेन फाइल हो या प्लेन टेक्स्ट फाइल हो, तो हम इसे किसी भी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। हो सकता है हमें यहाँ पे फाइल हेडर एनालिसिस कर दोबारा से करना पड़ जाए, फाइल सिग्नेचर एनालिसिस हमें करना पड़ जाए, तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके से किसी चीज़ को हम ट्रीट कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप ईमेल फॉरेंसिक कर सकते हैं ईमेल फाइल यानी ईएमएल फाइल का यूज़ करके। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहाँ आपको ज्वाइन करूँगा, आपके डाउट्स को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ द कोर्स। सो गाइस, इस लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम रजिस्ट्री एक्सप्लोरर का यूज़ करके विंडोज़ रजिस्ट्री को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये करने के लिए हमें पहले विंडोज़ जो रजिस्ट्री एक्सप्लोरर है उसको डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे रजिस्ट्री एक्सप्लोरर एंड देन एंटर प्रेस कर देंगे। पहला लिंक यहाँ पे हमारा sense.org का होगा, आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड इसको आपने आराम से डाउनलोड कर लेना है। एक फ्री टूल है एंड ओपन सोर्स टूल है, तो इसलिए यहाँ पे हमें कोई पैसा नहीं देना। तो यहाँ पे हमने सिंपली डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड का प्रॉम्प्ट हमें दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है एंड एक्सट्रैक्ट भी कर रखा है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पे ही है, मैं इसे यहाँ पे सिंपली ओपन कर लूँगा एंड देन मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो यहाँ पे एक आपके सामने यूएसी स्क्रीन आएगी, आपने उस पर सिंपली येस पे क्लिक कर देना है
एंड देन यहाँ पे हमारा जो टूल है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो रहा है। तो इस टूल में थोड़े से बग्स हैं अभी भी, तो आप उसको ज़रा थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये टूल काफ़ी शानदार है, काफ़ी बढ़िया से ये काम करता है। ऐसे मैं फुल स्क्रीन कर लूँगा। यहाँ से हम फाइल में आएंगे। फाइल के अंदर आप देख सकते हैं कि आप लाइव सिस्टम का भी एनालिसिस कर सकते हैं। आप लिखा है लाइव सिस्टम, देन आप यहाँ पे पर्टिकुलर यूज़र का जो यूज़र रजिस्ट्री है उसका भी एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पे आप सैम डेटाबेस को एनालाइज कर सकते हो। सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी हाईवे उसका एनालाइज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर सिस्टम, सब चीज़ों को आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट भी देता है, मतलब आपने एक प्रोजेक्ट फाइल सेव कर रखी है तो आप इसको दोबारा से यहाँ पे लोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक एविडेंस जो डिवाइस है वो कनेक्ट कर रखा है अपने सिस्टम से। हम यहाँ पे पहले एक यूज़र रजिस्ट्री का एनालिसिस करेंगे कि यूज़र रजिस्ट्री के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। उसके बाद हम जो सिस्टम हाईवे रजिस्ट्री, जो हमारे दूसरे रजिस्ट्री आइट्स हैं जो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, सैम सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, इनका भी हम एनालिसिस करेंगे हमारे सेम एविडेंस डिवाइस में से। तो यहाँ पे हम जाएंगे लोड हाइव पे। तो यहाँ पे हमें सिंपली दिस पीसी पे जाऊँगा एंड यहाँ पे जो मेरी, आप देख सकते हैं मैंने कनेक्ट कर दी दोबारा से। यहाँ पे जो मेरी ये SSD है, ये हमारा एविडेंस SSD है। मैं सिंपली इसको यहाँ पे ओपन करना है। देन मैं यहाँ पे जाऊँगा यूज़र्स में। यूज़र्स के अंदर अभिलाष सिंह नाम का फोल्डर है एंड देन यहाँ पे हम anti-user.dat जो फाइल है इसे यहाँ से सिंपली ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो रजिस्ट्री फाइल है, जो हमारा हाइव फाइल है, वो यहाँ पे ओपन हो गया। आप ऑप्शंस में आके देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा एक ऑप्शन टिक है, रिकवर डिलीटेड की वैल्यूज़, कि अगर कोई भी की वैल्यू को डिलीट किया गया है, मतलब रजिस्ट्रेड में जाके अगर हमारे हैकर ने, हमारा जो भी सस्पेक्ट है उसने रजिस्ट्री डिलीट करी है तो इसे यहाँ से रिकवर कर लेगा। यहाँ पे अनएसोसिएटेड जो हमारी एंट्रीज़ हैं उनको भी दिखाता है, एसोसिएटेड एंट्रीज को भी दिखाता है। ओके, यहाँ से आप कुछ चीज़ों को हाइड भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपकी प्रेफरेंसेस आ सकते हैं, आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ टूल हैं, जैसे आप कुछ फाइंड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ, जैसे मैंने लिख दिया सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर का नाम मैंने IDM लिख दिया एंड मैं सिंपली यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो अगर उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कोई वैल्यूज़ होंगी तो यहाँ पे मुझे शो कर देगा। इसे यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि anti-user.dat के अंदर काफ़ी सारी एंट्रीज़ हैं IDM नाम की। जो मैंने सर्च किया था वो था IDM एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा वैल्यू डेटा है। आप वैल्यू डेटा में देखिए डाउनलोड विद IDM, डाउनलोड ऑल लिंक्स विद IDM। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि सिस्टम के अंदर IDM यानी कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉल किया गया था। हो सकता है ये केस किसी पायरेसी केस से रिलेटेड हो कि भैया एक सस्पेक्ट है और इसकी हार्ड ड्राइव को हम स्कैन कर रहे हैं, इसकी रजिस्ट्री को हम स्कैन कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि इसने वीडियोज़ को या कोई भी फाइल्स को इलीगली डाउनलोड किया है या नहीं किया है। तो केस तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दिखा रहा है। IDM के रिजल्ट्स हमें यहाँ पे दिखा दिए हैं। यहाँ पे आप जो भी सर्च करेंगे उसके रिगार्डिंग ही आपको रिजल्ट्स यहाँ पे दिखा देता है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ देख रहे हैं कि कुछ डिलीटेड है तो आप उसे मार्क भी कर सकते हैं कि ये फाइल डिलीटेड थी, हमने रिकवर की है, तो ये सब आपको यहाँ पे दे देता है। आप एक डिटेल सर्च भी कर सकते हैं, ऑप्शन में जाके आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, जैसे कि किसी को यूनिकोड या ASCII के कैरेक्टर में यानी किसी टेक्स्ट फाइल में इसको कन्वर्ट आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट रिजल्ट्स का भी ऑप्शन मिल रहा है, एकदम नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक्सपोर्ट रिजल्ट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मेरे से एक डायरेक्टरी पूछ रहा है, तो हम रिजल्ट्स को एक्सपोर्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट्स नाम का फोल्डर बना लिया एंड इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया एंड यहाँ पे इसने एक एक्सेल फाइल में इसको एक्सपोर्ट कर दिया है। मैं इसे सिंपली यहाँ से ओके कर दूंगा। मैं यहाँ से हमारा जो सर्च बॉक्स है उसको क्लोज कर दूंगा। रजिस्ट्री एक्सप्लोरर को मिनिमाइज करके मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाऊँगा एंड यहाँ पे हम अपनी रिजल्ट्स वाले फोल्डर को ओपन करेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने एक रिजल्ट्स वाली फाइल यहाँ पे क्रिएट कर दी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली डबल क्लिक करके इसको ओपन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी एक हमारे सामने अच्छे से एक्सप्लोरर फोल्डर में यानी एक्सप्लोरर के फॉर्मेट में हमें दे दिया, एक्सेल फॉर्मेट में हमें दे दिया। तो यहाँ पे हिट टेक्स्ट की भैया आपने सर्च किया गया था कि हमने ये सर्च किया था, देन आपको की का पाथ क्या है, कहाँ पे मिली थी, वैल्यू नेम क्या था, वैल्यू डेटा क्या था, वैल्यू में डेटा क्या था, डिलीटेड थी कि नहीं थी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू है कि ये फाइल डिलीटेड थी, इसने रिकवर की है, फॉल्स है डिलीटेड नहीं थी, इसने नॉर्मली इसको लुक कर लिया। ठीक है, मतलब नॉर्मली इसको फाइंड कर पाया। देन यहाँ पे हाइव पाथ की है, आपने सर्च कहाँ पे किया है, तो जो हमारी F ड्राइव है, जो मेरी एविडेंस ड्राइव है, उसके अंदर इसमें दिखाया था। ओके, इसे मैं सिंपली यहाँ से क्लोज कर दूंगा। रजिस्ट्री एक्सप्लोरर को दोबारा ओपन करेंगे। यहाँ पे आप रूट फोल्डर देख रहे हैं, तो यहाँ पे गाइस एक इसमें टूल में छोटा सा बग है, आप देख सकते हैं। ये फुल स्क्रीन में बग होता है थोड़ा सा, लेकिन ये ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेलेबल बुक मार्क्स, कि यहाँ पे कुछ बुक मार्क्स भी हैं। तो यहाँ बुक मार्क्स को भी चेक कर सकते हैं कि माउंट पॉइंट्स क्या थे, या हो सकता है आपको 7-zip जैसे कुछ की हो सकता है इस फोल्डर में तो कुछ छुपा रखा हो, या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लाइक आपको यहाँ पे अपना इन्वेस्टिगेटिव माइंड यहाँ पे अप्लाई करना होता है। देन एप्लेट्स देख सकते हैं हम,
एंड यहाँ पे हमें एक अकाउंट्स नाम का फोल्डर अगर मिलता है तो हमें वो इंटरेस्ट करता है। करंट वर्जन नाम का एक बहुत अच्छा फोल्डर होता है, उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स मिल सकती हैं, जैसे एक्टिविटी मिल सकती है, ऐप होस्ट मिल सकता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल सकती हैं। ओके, देन ये हमारा रूट फोल्डर है, यानी कि रूट के अंदर इसके अंदर सारी रजिस्ट्रीज स्टोर्ड है। इस पर डबल क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे हम देख सकते हैं कंट्रोल पैनल हमें मिल गया, तो यहाँ पे हम कंट्रोल पैनल की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसी सेटिंग कर रखी हो जिसकी वजह से हम कोई पर्टिकुलर ड्राइव नहीं देख पा रहे हैं, या कुछ पर्टिकुलर चीज़ को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ हमारे यहाँ पे हाइड कर रखा है जो हमें पता नहीं लग रहा है हिडन है या नहीं है। या फिर हो सकता है कि कुछ पावर कन्फिग्रेशन ऐसी कर रखी हो जिस वजह से हम सिस्टम को इमेज ना कर पा रहे हो, या सिस्टम स्टार्ट ना हो पा रहा हो, तो यहाँ पे हम उन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे कीबोर्ड सेटिंग आप देख सकते हैं। हो सकता है हम कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो उसका, एंड हम यहाँ पे ए लिख रहे हो लेकिन वहाँ कुछ और ही टाइप हो रहा हो, तो हमें लग रहा हो कि यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है। हो सकता है ये दिखाने के लिए कि इसका कीबोर्ड खराब है या सिस्टम खराब था, मिस टाइप करने के लिए कि अपने आप को जो विक्टिम है, यानी जो जो सस्पेक्ट है, वो ये दिखा रहा है कि मेरा कीबोर्ड खराब था, मैंने नहीं लिखा। हो सकता है कि उसने किसी को ऑनलाइन अब्यूज़ किया हो, एंड देन वो हमें ये दिखा रहा है कि देखो मेरा तो कीबोर्ड खराब था। तो हो सकता है कि यहाँ पे कीबोर्ड सेटिंग्स हों जो इंटेंशनली चेंज की गई थी। ओके, यहाँ पे डोंट लोड, यानी हो सकता है यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स हैं जो लोड के लिए मना कर रखे हैं, यानी उसने खुद से डाला है कि ये फलाने मॉड्यूल्स को आप लोड मत कीजिएगा। हो सकता है उसके अंदर उसने कुछ डेटा हाइड कर रखा हो, या उस फोल्डर के अंदर उसने कुछ डेटा हाइड कर रखा हो जो सिस्टम ने लोड ही नहीं करा है। ठीक है, देन यहाँ पे डेस्कटॉप एंट्रीज हैं, तो यहाँ पे डेस्कटॉप की एंट्रीज देख सकते हो कि डेस्कटॉप पे क्या क्या था, डेस्कटॉप सेटिंग्स देख सकते हो सकता है डेस्कटॉप के ऊपर कोई हिडन फाइल हो जो हमें नहीं दिख रही हो, या किसी तरीके से यहाँ पे फाइल को करप्ट कर दिया गया हो, या फाइल के अंदर जो हमारा एक्सटेंशन होता है किसी फाइल का उसको करप्ट कर दिया गया हो। राइट, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर भी आप देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग एंट्रीज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनवीडिया कॉर्पोरेशन का फोल्डर है, तो यहाँ पे पता लग गया कि सिस्टम एनवीडिया का जीपीयू यूज़ कर रहा है। देन यहाँ पे गूगल वाला फोल्डर हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गूगल के अंदर क्रोम मिलेगा, तो यहाँ पे हम क्रोम की हिस्ट्री है वो चेक कर सकते हैं। क्रोम के अंदर कौन से एक्सटेंशंस लगे हुए थे, कौन से नहीं लगे हुए थे, वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे इसको सिंपली थोड़ा सा एक्सटेंड करने की नीड है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन का नेम है, तो हम इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, आपको एक्सपोर्ट की एंड वैल्यूज़ कर सकते हो, रजिस्ट्री फॉर्मेट में कर सकते हो, या फिर आप इसके वैल्यूज़ को एक्सेल या किसी भी पीडीएफ वगैरह फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ये जानने के लिए कि ये कौन सा एक्सटेंशन था। हो सकता है ये एक्सटेंशन किसी क्राइम में यूज़ हुआ हो, तो हम वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं कि किस URL को ये एक्सेस कर रहा था। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी काफ़ी सारे आपको फोल्डर मिल जाएंगे। यहाँ पे डाउनलोड मैनेजर नाम का भी एक फोल्डर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड मैनेजर के अंदर क्या क्या है। हो सकता है कुछ ऐसा डेटा हो जो उसने हाइड कर रखा हो, या हो सकता है कुछ ऐसा डेटा हो जो उसने डिलीट कर दिया हो लेकिन रजिस्ट्री उसकी रह गई हो, यानी उसकी हिस्ट्री रह गई हो सकता है उसने IDM से कुछ डाउनलोड किया, देन उसने सिस्टम से उसको डिलीट कर दिया, उसको ओवरराइट भी कर दिया, लेकिन हमें हो सकता है डाउनलोड हिस्ट्री में उसकी हिस्ट्री मिल जाए कि उसने ये फाइल को डाउनलोड किया था। हो सकता है कोई वायरस हो, या हो सकता है कोई हैकिंग का टूल हो, तो वो हमारा पैनल में प्रेजेंट करने में काम आ सकता है ड्यूरिंग द फेज ऑफ रिपोर्टिंग। ओके, एंड यहाँ पे इन्वायरमेंट, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ क्या क्या थी, उसने अपने इन्वायरमेंट पाथ में क्या क्या ऐड कर रखा था। हो सकता है कि किसी और सिस्टम को उसने एक्सप्लॉइट किया हो, देन उसके इन्वायरमेंट पाथ चेंज करे हो, ताकि वो कहीं से भी अपने हैकिंग टूल को बहुत ईजीली एक्सेस कर सके, उसे बार बार डायरेक्टरी चेंज ना करनी पड़े, डायरेक्टरी रिवर्सल ना करना पड़े, नहीं तो वेब अटैक, जो हमारा वेब अटैक इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें वो हो सकता है पकड़ा जाए। तो इन चीज़ों का अटैकर जो है ध्यान रखते हैं। ऑलराइट, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फोल्डर हैं। ऐप इवेंट्स नाम का फोल्डर है, ये हमें इंटरेस्ट करेगा कि हमें देखेंगे ऐप में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे हैं। नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि क्या नोटिफिकेशन दी, किस टाइम पे क्या नोटिफिकेशन दिया गया था। देन यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हैं, मैसेज नज भी कुछ था। देन मेन्यू कमांड देख सकते हैं, मेन्यू में कोई कमांड डाली गई थी या मेन्यू कमांड का यूज़ किया गया था। आप देख सकते हैं लो बैटरी अलार्म, हो सकता है ये फॉल्स अलार्म हो जिसके थ्रू उसने फिर कुछ अटैक वगैरह परफॉर्म किया हो या फेक अपडेट दिया हो। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस इन केस ऑफ साइबर क्राइम। ओके, एंड यहाँ पे CC सिलेक्ट है, तो हो सकता है ये कोई हमें वायरस वगैरह हो जिसको हम देख सकते हैं यहाँ पे कि उसने कोई नोटिफिकेशन दिया है। यहाँ पे हो सकता है कुछ और हो, जैसे क्लोज की फलाने सिस्टम को क्लोज कर दो, फलानी फाइल को क्लोज कर दो, ओपन ही मत करो। हो सकता है फोर्सफुली किसी चीज़ को क्लोज कर दिया हो। रिसाइकल बिन यहाँ पे एम्प्टी किए गए, यहाँ पे पता लग गया कि रिसाइकल बिन में से कुछ डिलीट किया गया था, तो हम इस चीज़ को अपने रिपोर्ट में लिख लेंगे एंड देन हम रिसाइकल बिन में रिकवरी परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप और फर्दर इसमें एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि आपने कीबोर्ड लेआउट चेक कर लिया कि हो सकता है कि कीबोर्ड लेआउट इसमें इंग्लिश का हो, लेकिन जो हमारा विक्टिम है या विक्टिम है उसे किसी ने गालियाँ लिखी हैं, हो सकता है किसी और लैंग्वेज में, जो हमारा सस्पेक्ट है वो कह रहा है कि मैं तो इंग्लिश टाइप करता हूँ, मुझे वो लैंग्वेज आती नहीं है। तो यहाँ से हम सेटिंग में देख सकते हैं कि उसने कौन सी सेटिंग यूज़ करी है। हो सकता है वो झूठ कह रहा हो सकता है वो अपनी इस चीज़ को छिपा रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। यहाँ पे प्रिंटर्स हो सकते हैं, तो हमारा एक हो सकता है किसी का प्रिंटर हैक किया हो एंड उसको जस्ट परेशान करने के लिए बहुत सारे प्रिंट्स निकाल दिए हों एंड उसको परेशान करने के लिए,
तो यहाँ पे हम प्रिंटर्स देख सकते हैं, कनेक्शन देख सकते हैं कि प्रिंटर का कनेक्शन किसी और होस्ट से हुआ था या नहीं हुआ था। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आप चेक कर सकते हैं कि प्रिंटर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स क्या क्या थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसमें कैनन E4500 सीरीज़ का यूज़ किया गया था, तो उसमें HTTP कनेक्शन का यूज़ हुआ था। यहाँ पे आप ये सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं चेक करने के लिए। यहाँ पे पॉलिसीज़ नाम का फोल्डर हमें इंटरेस्ट करेगा कि माइक्रोसॉफ्ट में क्या क्या पॉलिसीज़ उसने लगाई थी। हो सकता है कि उसने कोई ऐसी पॉलिसी लगा दी हो जिस वजह से टास्क मैनेजर नहीं खुल रहा है, हो सकता है कुछ ऐसी पॉलिसी लगा दी हो जिस वजह से सिस्टम ऑफ नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये रीसेंट केसेस हैं जो मैंने कुछ दिन पहले ही इन्वेस्टिगेट करे हैं एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, जिसके अंदर ऐसा माइक्रोसॉफ्ट की इसी हाइव के अंदर एक ऐसा पॉलिसी लगा दिया था जिस वजह से टास्क मैनेजर ओपन नहीं हो रहा था, वो वायरस अटैक की वजह से हुआ था। एक ऐसी पॉलिसी लगा दी थी जिस वजह से हमारा जो पावर ऑप्शंस नहीं चल रहे थे, सिस्टम ऑन ही रह गया था। एक ऐसी पॉलिसी लगा दी थी जिस वजह से जो बैटरी है वो चार्ज नहीं होती थी या कंप्लीटली चार्ज नहीं होती थी या चार्ज नहीं लेता था, जिस वजह से सिस्टम में जो यूज़र है वो परेशान रहता था। ओके, कि भैया जब तक हमारा लैपटॉप ऑफ नहीं होता तब तक हम चार्ज ही नहीं कर पाते। तो ये हमारे काफ़ी सारे केसेस मैंने अभी रिसेंटली में ही इन्वेस्टिगेट किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोजिला नाम का एक हमारा फोल्डर है। हम जानते हैं मोजिला के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, फायरफॉक्स का सबसे ज़्यादा कॉमन है। हो सकता है इसके अंदर हमें कोई ईमेल की EML फाइल मिल जाए तो हम ईमेल क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे केस में किसी को ईमेल के थ्रू क्राइम किया गया हो, किसी ने फिशिंग ईमेल दिया है, किसी ने वायरस भेजा है, या ये भी हो सकता है कि किसी ने अब्यूज़ किया है किसी को ऑनलाइन या किसी को हरास किया है। तो ऐसे में हम अगर थंडरबर्ड यहाँ पे इंस्टॉल था तो हम यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, आप देख सकते हैं। रजिस्ट्री के अंदर एनालिसिस अगर आपने परफॉर्म कर लिया अच्छे से तो आप बहुत सारा एविडेंस तो यहीं से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड दिस विल बी एडमिसिबल इन द कोर्ट, क्योंकि रजिस्ट्री के अंदर सारी जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं और जो भी आपका सेटिंग्स है, जो भी हिस्ट्री है, पूरा कच्चा चिट्ठा पूरे कंप्यूटर का, विंडोज़ कंप्यूटर का रजिस्ट्री इसके अंदर आपको आराम से मिल जाएगा। ओके, तो ये तो हमने देख लिया कि कैसे आप यूज़र हाइव को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हम सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर हाइव को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो उसको भी हम यहीं पे ओपन करेंगे, लोड हाइव पे जाएंगे। यहाँ से आप इसको अनलोड भी कर सकते हैं कि आपने अपना इन्वेस्टिगेशन कर लिया, अब हम इसे अनलोड कर देंगे। या फिर आप इसको एक हमारा HTML में वो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने HTML फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट कर देना है। सेम फोल्डर में इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, एक्सपोर्ट हो गया। एंड देन मैं इसे सिंपली यहाँ से अपने फायरफॉक्स के साथ ओपन कर लूँगा। तो अब ये हमें दिखा रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ खास तो दिखाया नहीं, इसने केवल हमें वो दिखाया कि क्या क्या उस टाइम पे वहाँ पे ओपन था, नेविगेटेड था। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ से एक्सपैंड सब की इसमें, तो मतलब राइट क्लिक करके आप कर सकते हो। तो सिंपली हमने क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से अनलोड ऑल हाइव्स कर देंगे, तो ये अनलोड हो जाएगा यहाँ से। अब हम यहाँ पे कुछ और हाइव्स को लोड करने वाले हैं, तो वो हमें कहाँ पे मिलेंगे, हम F ड्राइव में जाएंगे अपनी, जो हमारी एविडेंस ड्राइव है। देन हमारे पास यहाँ पे विंडोज़ है, विंडोज़ के अंदर हमारा system32 नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर हमारा config नाम का एक फोल्डर है। देन यहाँ पे आपके मेन हाइव्स मिलते हैं, तो यहाँ पे हमारा SAM डेटाबेस है, सिक्योरिटी है, सॉफ्टवेयर है, तो ये तीन जो है, एंड हमारा आपका सिस्टम। तो ये जो चार हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट हाइव होते हैं एक हमारे विंडोज सिस्टम में। यहाँ पे सिंपली इसको ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि डर्टी हाइव डिटेक्टेड। यहाँ पे हम नोट को पढ़ लेंगे, तो नोट लिख रहा है टू बाईपास डायलॉग एंड हैव लॉग्स रिप्लेड ऑटोमेटिकली होल्ड शिफ्ट व्हेन लोडिंग द हाइव्स, यानी कि हम इसको शिफ्ट प्रेस करके हमें हाइव्स को लोड करना होगा। तो हम इसे यहाँ से नो कर देंगे सिंपली। ओके, तो यहाँ पे प्लीज़ वेट बोल रहा है, एंड यहाँ पे अभी एक हमें इसने एरर दे दिया है, तो इसने फिर भी SAM डेटाबेस को लोड कर दिया है। इसे यहाँ से हम सिंपली अनलोड कर देंगे, दोबारा से हम लोड करेंगे, SAM से लेके सिस्टम तक हमें लोड करना है, देन हम ओके प्रेस कर देंगे। ओके, अभी हमें दोबारा से एक यहाँ पे दे रहा है एरर, तो हम इसको सिंपली इग्नोर करके ओके कर देंगे। एक और एरर दिया उसने, ओपन, तो ये हमें काफ़ी सारे एरर्स दे रहा है यहाँ पे ओपन करने के लिए। ये देख सकते हैं कि इसने अब हमारे डिफरेंट हाइव्स को सिंपली ओपन करके हमें दे दिया है। SAM डेटाबेस आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी डेटाबेस देख सकते हैं, एंड सिस्टम वाला हाइव आप देख सकते हैं, रजिस्ट्री हाइव। तो यहाँ पे भी ये लोड कर रहा है मेरे ख्याल से हमारा जो लास्ट है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, तो इसमें आपने एक डिटेल एनालिसिस परफॉर्म करना होता है व्हेन इट कम्स टू रजिस्ट्री हाइव्स। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपैंड हो रखा है, तो रूट फोल्डर खोलेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड थे। OEM सॉफ्टवेयर देख सकते हैं क्या क्या इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आया था। दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट का फोल्डर हम देख सकते हैं, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि उसने कोई रजिस्ट्री छुपा तो नहीं रखी, या ये हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट के नाम के अंदर स्पूफ करके कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं डाला। राउ सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं, जैसे हम राउ JP बनाते हैं, यानी कि एक एक्सेस पॉइंट बनाते हैं ईविल ट्विन के लिए, वैसे हम सॉफ्टवेयर को भी क्लोन करते हैं, उनके सिग्नेचर्स को क्लोन करते हैं।
तो ऐसे में आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। या हो सकता है मल्टीमीडिया के अंदर कोई ऐसी फाइल हो जिसके पीछे उसने वायरस हमें साथ में उसके मिटिगेट करके भेज रखा हो, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई करके भेज रखा हो, ठीक है। देन इसके हम ऑडियो फाइल के अंदर हम चेक कर सकते हैं। हो सकता है कोई ऑडियो फाइल हो कि हमें उसके अंदर कोई ऑडियो फाइल की एंट्री हो, जैसे कि हमने पूरा सिस्टम पे स्कैन किया ना, हमें कोई ऑडियो फाइल नहीं मिली, लेकिन हम रजिस्ट्री में ये चीज़ को चेक कर सकते हैं। हो सकता है उस फाइल का हिस्ट्री होगी, ये फाइल कहाँ पे था, देन हम पर्टिकुलरली एक टारगेटेड रिकवरी परफॉर्म कर सकते हैं उसके लिए, ताकि अच्छे से हम रिकवरी परफॉर्म करने के बाद उस पर्टिकुलर फाइल को रिकवर कर पाएँ जिसके अंदर हमारा एविडेंस था। ओके, देन हमारा यहाँ पे नेट एसएच है। नेट एसएच के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन सारे आपको दिख जाते हैं कि किस किस नेटवर्क कनेक्शन से आप यहाँ पे कनेक्टेड थे। यहाँ पे आपको डीएल फाइल्स वगैरह मिल जाती हैं, कौन कौन सी डीएल फाइल यूज़ हो रही थी। यहाँ पे आपको नेटवर्क का फोल्डर मिल जाता है, तो यहाँ पे अगर नेटवर्क अटैक हुआ तभी चेक कर सकते हैं कि नेटवर्क किस नेटवर्क से कनेक्टेड रहता था अक्सर। ओके, यहाँ पे ऑफिस फाइल्स हैं, तो यहाँ पे हो सकता है ऑफिस की कन्फिगरेशंस कुछ कर रखी हो। ऑफिस के अंदर हम लोग सभी जानते हैं मैक्रोज ऑप्शन होता है जिसमें VBS स्क्रिप्ट का यूज़ होता है। तो VBS स्क्रिप्ट का यूज़ करके बहुत आसान है टारगेट्स को अटैक्स परफॉर्म करना, उन्हें फंसाना। आई लव यू वायरस जो आया था हमारा, बहुत पुराना वायरस था, उसमें भी VBS स्क्रिप्ट एंड मैक्रोज का ही यूज़ किया गया था। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड है, वर्ड के अंदर एडिन्स हैं, तो हो सकता है कि एडिन ऐसा हो या जो सिस्टम में अपडेट आया वो फेक अपडेट आया हो, किसी जो हमारा टारगेट सिस्टम था यानी जो हमारा विक्टिम सिस्टम है जिसे हम एनालाइज कर रहे हैं, हो सकता है जो हमारा सस्पेक्ट है, जो अटैकर था, उसने एक फेक अपडेट दिया हो या उसने एक हमारे पास मलीशियस वर्जन भेज दिया हो हमारे किसी एड ऑन का, तो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं, सिग्नेचर्स वगैरह वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आउटलुक एक्सप्रेस मिल गया, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि वो EML फाइल वगैरह है कि आउटलुक का यूज़ हुआ, तो यहाँ से हमें हो सकता है कोई EML फाइल मिल जाए, देन वहाँ से हम उसके ईमेल फोरेंसिक्स उस पर हम परफॉर्म कर सकते हैं वेरी वेरी इजीली। यहाँ पे शेयर टूल्स आप देख सकते हैं, तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट हाइव है, इसके अंदर आप काफ़ी अच्छे से एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिपबोर्ड आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लिपबोर्ड वैल्यू क्या थी उस टाइम पे जब इस सिस्टम को कैप्चर किया गया था। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और भी बहुत सारी यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। देन यहाँ पे मोजिला है, मोजिला के अंदर मोजिला प्लगइन्स हैं, तो आप प्लगइन्स को चेक कर सकते हैं कि क्या क्या प्लगइन्स यूज़ किए थे। हो सकता है कि प्लगइन कुछ इन्फेक्टेड हो, या हो सकता है जो हमारा ब्राउजर है उसके अंदर कोई एक्सटेंशन लगाया हो वो इन्फेक्टेड हो, तो वो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम 7-zip है, 7-zip तो सब लोग यूज़ करते हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 7-zip है, लेकिन हम कुछ भी यहाँ पे हमें मिलता है, हम सबको एक चीज़ के लिए चेक कर सकते हैं कि किसी में कहीं वायरस तो नहीं है, किसी के सिग्नेचर मिसमैच तो नहीं है, कहीं फाइल को स्पूफ तो नहीं किया गया। तो ये आपने यहाँ पे अपना इन्वेस्टिगेटर माइंड यहाँ पे लगाना होता है, अप्लाई करना होता है। तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर हाइव, इसको हमने यहाँ से बंद कर लेना। अब हम यहाँ पे आते हैं हमारे सिस्टम हाइव पे कि हम सिस्टम हाइव को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम हाइव है, हम उसको एनालाइज करेंगे। हम यहाँ पे सिंपली रूट पे क्लिक करेंगे। अब हम इसके अंदर देखेंगे इसके अंदर हमें क्या डेटा मिल सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, एक माइक्रोसॉफ्ट है, तो यहाँ पे दोबारा से हम देख सकते हैं कि कहीं किसी ने कुछ ब्राउज़र सॉफ्टवेयर तो नहीं बनाया, मतलब एक सॉफ्टवेयर का क्लोन तो नहीं बना रखा है, किसी के हो सकता है डिजिटल सिग्नेचर्स का कॉपी किया गया हो। ओके, वो चेक कर सकते हैं। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि पर्टिकुलर कोई हार्ड डिस्क हो जो उसमें छुपा दी हो निकाल के, तो यहाँ पे हम हार्ड डिस्क कन्फिगरेशन को हम यहाँ पे हमारे जो हार्डवेयर कन्फिगरेशन है उसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल सकता है कि यार ये फलानी एक हार्ड डिस्क थी, ये कनेक्टेड थी हमने, लेकिन हमें जब सिस्टम मिला तो वो हमने चेक किया तो वो हार्ड डिस्क वहाँ पे नहीं थी, या हो सकता है SSD थी तो वो SSD वहाँ पे नहीं थी, या हो सकता है कि भाई कोई SSD हमारा जो है वो कनेक्टेड था, एंड या फिर हो सकता है कि कोई मदरबोर्ड ही दूसरा है, हो सकता है उसने मदरबोर्ड में कुछ छुपा रखा हो, तो कुछ भी हो सकता है ऐसे में। तो यहाँ पे हम हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, ड्राइवर डेटाबेस देख सकते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे ड्राइवर की फाइल के अंदर कुछ छुपा रखा हो, या किसी ने कुछ मलीशियस हमें दे दिया हो ड्राइवर के अपडेट के नाम पे। ओके, यहाँ पे हमारा एक्टिवेशन ब्रोकर है, देन एक्टिवेशन देखेंगे कि हो सकता है किसी ने, जैसे कि काफ़ी लोग जानते हैं हम KMS टूल का यूज़ करते हैं जो एक्टिवेशन करने के लिए, तो ऐसे में काफ़ी सारे वायरस ट्रांसमिट हो जाते हैं हमारे कंप्यूटर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कोई वायरस है तो या नहीं है। देन यहाँ पे आप इनपुट मेथड देख सकते हैं, ब्रेक्स देख सकते हैं उसके अंदर, देन बटन देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से बटन है, तो हो सकता है हार्डवेयर कोई पर्टिकुलर बटन हो या फिर कोई एक्स्ट्रा बटन अटैच कर रखा हो जो कि पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करता हो। ओके, यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। एसोसिएटेड वैल्यूज़ देख सकते हैं किसी चीज़ से, अनएसोसिएटेड वैल्यूज़ देख सकते हैं, एंड अनएसोसिएटेड डिलीटेड वैल्यूज़ को हम देख सकते हैं। तो डिलीटेड वैल्यूज़ को तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ऐसा क्या था जो यहाँ से फाइल डिलीट की गई है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसने पूरा अटैक परफॉर्म किया गया, उसे अनइंस्टॉल कर दिया हो, तो अक्सर रजिस्ट्री के अंदर जो है उनके लेफ्ट ओवर्स आ जाते हैं। तो ऐसे में हम डिलीटेड फाइल्स को चेक करते हैं। तो हमारा जो डिलीटेड रजिस्ट्री हाइव है उसको हम चेक करेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि हमें एक्चुअली में वहाँ पे क्या क्या दे रखा है। ओके, तो ये था हमारा सिस्टम हाइव। अब हम एनालाइज करेंगे सिक्योरिटी हाइव को। तो दोबारा से यहाँ पे हम सिंपली सबसे पहले इस बार हम डिलीटेड डेटा से स्टार्ट करेंगे। डिलीटेड रिकॉर्ड्स, देन यहाँ पे दिखा रहा है कि डिलीटेड रिकॉर्ड्स उसको यहाँ पे कुछ नहीं मिले हैं। तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे सिंपली एसोसिएटेड के अंदर, देन इसके अंदर रूट, पॉलिसी, सीक्रेट्स, देन डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नाम का एक यहाँ पे फोल्डर है। तो हो सकता है कि जो हम फोल्डर के अंदर पासवर्ड मिल रहा है वही हमारे सिस्टम का भी पासवर्ड हो। ओके, एंड देन हम इसका यहाँ से फर्दर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी आपको काफ़ी सारी
जो है हैश डेटा या हैक्स डेटा मिल रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्री कीवर्ड वैल्यूज है। तो हो सकता है गार्बेज वैल्यू हो या फिर किसी को केवल और केवल गुमराह करने के लिए यूज़ किया गया। ओके, यहाँ से डिटेल एनालिसिस के लिए हम दोबारा से अपना रूट खोलेंगे एंड देन यहाँ पे हम कैश वैल्यूज हम चेक कर सकते हैं कि रजिस्ट्री के अंदर कैश किस चीज़ का है। ओके, तो यहाँ पर रजिस्ट्री डिफरेंट रजिस्ट्री वैल्यूज चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें हैक्स वैल्यू में जो दिख रहा है वो 0 है, यानी कि इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, हमारे किसी ज़्यादा काम का नहीं है। लेकिन कहीं पे कुछ भी अगर हाफ ऑफ द डेटा भी है तो हम उसे डिकोड करेंगे, चेक करेंगे। देन यहाँ पे हमारी एक रजिस्ट्री, ये हमारी रजिस्ट्री डिलीटेड है, हम देख सकते हैं इसके अंदर डेटा भी है। तो हो सकता है इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डेटा हो जो हमें चाहिए हो। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके डेटा इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस फाइल के अंदर एक्चुअली क्या है। अगर आपको रीड करना आता तो हम उसको रीड कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे हम अपने पॉलिसीज के अंदर आएंगे, फोल्डर खोलेंगे एंड यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट्स मिल गए हमें। तो अकाउंट्स के अंदर यहाँ पे हमारा जो मेन है, जो माइक्रोसॉफ्ट जो यूज़ करता है वो वाले नेम्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। तो हम उन्हें वहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे हमारा ये रूट अकाउंट हो गया या ये हमारा रूट अकाउंट हो गया। तो यहाँ पे कुछ भी हमारा एक जैसे प्रिविलेजेस होते हैं तो वो हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि एक ऐसा अकाउंट हो जो यूज़र को पता ही नहीं है उसमें क्रिएट किया गया है, वो हिडन अकाउंट हो या लॉक्ड अकाउंट हो, तो उसे बैकडोर के थ्रू एक्सेस कर रहा था, वो हम यहाँ से इसको एनालाइज कर सकते हैं। लास्ट पास कंप्लीटेड हम देख सकते हैं कि भैया लास्ट पासवर्ड क्या डाला था। देन यहाँ पे डिफरेंट पॉलिसीज को हम चेक कर सकते हैं। सीक्रेट नाम का फोल्डर है यहाँ पे, अभी हमने चेक किया था तो उसके अंदर आप देख सकते हैं 2-3 फोल्डर और हमें मिले हैं। ओके, तो ये था हमारा सिक्योरिटी हाइव। इसके अंदर हमारे विंडोज़ के सिस्टम सिक्योरिटी रिलेटेड फाइल्स थी। अब हम जानेंगे सैम सिक्योरिटी डेटाबेस के बारे में। ऑलराइट, तो अब हम एनालाइज करेंगे सैम सिक्योरिटी हाइव को। ओके, तो पहले हम दोबारा से डिलीटेड वैल्यूज चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं डिलीटेड वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे डेटा तो कुछ है नहीं, तो मतलब ये यूजलेस है। ओके, एसोसिएटेड देखेंगे कि एसोसिएटेड फाइल्स क्या थी, किस चीज़ से एसोसिएटेड थी। यहाँ पे सैम फोल्डर है, उसके अंदर डोमेन्स है। तो अगर ये कोई हमारा सर्वर है तो उसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी हो सकती है। तो उसके अंदर हम वी आर इंटरेस्टेड इन डोमेन्स। ओके, डोमेन्स के अंदर हम देखेंगे कितने अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स के अंदर यूजर्स हैं, यूजर्स के अंदर नेम्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफॉल्ट यूजर यूज हो रहा है। हो सकता है डिफॉल्ट यूजर के बारे में जो हमारा विक्टिम है उसको पता ही ना हो और इसको रजिस्ट्री में हमें इसके बारे में पता लगा। हो सकता है जो हमारा अटैकर है वो इसको बैकग्राउंड से यानी कि बैकडोर से एक्सेस कर रहा हो। देन ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रिलेटेड वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा है। अब ये जिब्रिश दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि डेटा इनक्रिप्टेड है, तो इसे हमें डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो इसे हम लिखने अपनी रिपोर्ट में नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके अंदर कोई डेटा नहीं है, लेकिन इस फाइल के अंदर डेटा है। ये भी जिब्रिश है, तो इसको हम डिक्रिप्ट करके देखेंगे कि ये एक्चुअली में है क्या। ये डेटा हो सकता है करप्ट हो गया, तो उसे हम फिक्स करने की ट्राई करेंगे। ओके, एंड देन यहाँ से अब हम आएंगे डिटेल एनालिसिस के लिए रूट हाइव के अंदर, यानी कि जो रूट है सैम का जो रूट है उसके अंदर हम आएंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, सैम में जाएंगे। देन यहाँ पे आपको 3 फोल्डर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीचे के 2 फोल्डर में तो डेटा कुछ है नहीं, डोमेन्स के अंदर हम इंटरेस्टेड है। यहाँ पे हमारा बुलेटिन नाम का एक अकाउंट है या फिर यू कह लीजिए कि फोल्डर है। देन इसके ऊपर अकाउंट है, अकाउंट के अंदर एलियासेस हैं, यानी कि हो सकता है कि किसी अकाउंट को डुप्लीकेट किया गया हो या कि एक अकाउंट जैसे एक अकाउंट है अभिलाष सिंह नाम से, लेकिन उसको जो यूज़र नेम है उसका वो हो सकता है हैकर चार्ल्स हो या उसका यूज़र नेम हो सकता है चार्ल्स नाम से हो। तो वो हमें हो सकता है ना पता हो, लेकिन हम अभिलाष ट्राई कर रहे हैं तो वो हमें यहाँ से पता लग जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप मेंबर्स देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ मेंबर्स हैं या नहीं। तो अगर कुछ मेंबर्स होते तो हमें यहाँ पता लग जाता कि एलियस के अंदर यानी कोई डुप्लीकेट अकाउंट क्रिएट किया गया। देन हम ग्रुप्स चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे सिस्टम के अंदर कितने ग्रुप्स क्रिएट किए गए थे, ग्रुप्स के नेम चेक कर सकते हैं। नन दिखा रहा है यानी यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं था। ओके, एंड देन यहाँ पे हम सिंपली दोबारा से यूजर्स पे जाएंगे। यूजर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि नेम्स वाला फोल्डर है, नेम्स वाले फोल्डर के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें यूजर के अकाउंट्स नेम दिख गए हैं फाइनली, कि यूजर ने या जो हमारा विंडोज सिस्टम जिसे हम एनालाइज कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से यूजर थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभिलाष नाम का एक यूजर था, एडमिनिस्ट्रेटर नाम का एक यूजर था, डिफॉल्ट अकाउंट, गेस्ट अकाउंट है, एक हमारा यूटिलिटी अकाउंट है, डिफॉल्ट यूजर है। तो हो सकता है डिफॉल्ट यूजर बंद कर दिया गया हो या यूज़ किया गया हो, इसलिए उसकी फाइल को डिलीट किया गया है। यहाँ पे मैं आपको GUI में भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी एविडेंस ड्राइव है उसके अंदर हम गए। देन यहाँ पे हमारा यूजर्स फोल्डर है, यानी आप यूजर्स फोल्डर में देख सकते हैं यहाँ पे अभिलाष सिंह डिफॉल्ट एंड पब्लिक, यहाँ पे हमें 3 अकाउंट दिखा रहा है। बाकी सिस्टम फाइल्स हैं इसलिए हमें शो नहीं करता है नॉर्मली एक्सप्लोरर पे। ओके, तो आप देख सकते हैं। देन आप फर्दर हो सकता है अभिलाष फोल्डर के अंदर आपने कुछ एनालिसिस करना हो या एडमिनिस्ट्रेटर फोल्डर के अंदर आपने कुछ एनालिसिस करना हो तो वो आप कर सकते हैं। सो ये था हमारा सैम रजिस्ट्री हाइव। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम रजिस्ट्री एक्सप्लोरर का यूज़ करके रजिस्ट्री फॉरेंसिक्स यानी विंडोज रजिस्ट्री को एनालाइज कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज्वाइन करूँगा एंड आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो गाइस, मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में।